हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स। आज हम लोग 20 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट में केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल एनसीईआरटी से डायरेक्टली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, जो कि एक सिंपल फैक्ट है, वो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि ऐसा कौन सा गैस है जिससे कि फोटोसिंथेसिस जो है वो रिटार्ड हो जाता है। तो एक्चुअल में जहाँ वो NO2 है, जो कि एक्चुअल में एक पॉल्यूटेंट भी है, और ये जो NO2 है वो प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनको खराब कर देता है, और जिससे कि जो है वो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस रुक सकता है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में सिंपल पीरियोडिक टेबल से है, जिसमें कि अपने को ये बोला है कि एक 13 ग्रुप का एलिमेंट ई है जिसका कॉन्फिगरेशन 4s2 4p1 है, और वो जो ग्रुप वो जो एलिमेंट है उसके डायगनली पी ब्लॉक में फिफ्थ पीरियड में जो एलिमेंट है वो यदि ई हो तो उस ई का अपने को कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो जो 13 ग्रुप है उसमें हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि बोरॉन है, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम है, गैलियम के बाद इंडियम है, और इंडियम के बाद थैलियम है। ये जो बोरॉन है वो सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में है, और ये फोर्थ पीरियड में है। ये जो बोरॉन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज 2s2 2p1। तो इसके जस्ट नीचे होगा वो 3s2 3p1 होगा, और जो गैलियम होगा वो एक्चुअल में 4s2 4p1 होगा। तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1 होगा। तो अपने लिए 13 ग्रुप का वो जो एलिमेंट ई है वो गैलियम है, और गैलियम से डायगनली जो है वो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसकी हम लोग बात करें तो बोरोन के जस्ट आगे कार्बन है, कार्बन के नीचे सिलिकन है, सिलिकन के नीचे जर्मेनियम है, और जर्मेनियम के नीचे जो है वो एसएन है। तो अपने को इस टिन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो टिन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि फोर्थ पीरियड ये फिफ्थ पीरियड में आएगा। तो फिफ्थ पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं जैसे क्रिप्टन, और क्रिप्टन के बाद में जो है यहाँ पे फिफ्थ पीरियड में पहले 5s2 होगा, देन जो है 4d वाले एलिमेंट्स आएंगे तो 4d10 आ जाएगा, और ये जो है 5p2 हो जाएगा। जैसे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 2p2 होगा, दिस इज 2s2 2p2। तो सिलिकन 3s2 3p2 हो जाएगा, जर्मेनियम जो है वो 4s2 4p2 हो जाएगा, और जो SN है वो 5s2 5p2 हो जाएगा। तो अपने लिए जो राइट आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने से ये पूछा है कि इसमें से कौन सी स्पीसी है जिसका जो है वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटॉन नहीं है। तो देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर आयोडाइड, उसमें कॉपर जो है वो +1 में, और कॉपर जो है वो +1 में होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d10 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। O2+ है, उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उसके लिए हमें जो है वो इसका MOT से कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो इसका हम लोग MOT से कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, देन जो है वो सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद जो है वो सिग्मा 2pz, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद जो है वो पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, पाई 2px और पाई 2py, दोनों की एनर्जी बराबर होगी, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं क्योंकि O2+ में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 + 2 4 6 8 10 12 14। इसके बाद जो है वो एक्चुअल में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py आएंगे जिनकी एनर्जीज इक्वल है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, और O2+ में जो है 15 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में से एक में एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि अनपेड होगा, तो उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, और जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है उसका फॉर्मूला √n × n+2 होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है 1.73 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। तो O2+ का भी बोर मैग्नेटॉन में जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट डेफिनेटली जो है 1.73 होगा। आंसर अपना आ चुका है। CUI का जो म्यू होगा बोर मैग्नेटॉन में मैग्नेटिक मोमेंट वो 0 होगा क्योंकि उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन फिर भी हम इन ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे O2 जो माइनस है उसमें यहीं पे जहाँ हो तुम ऐसे कह सकते हो 15 की बजाय 17 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और फिर इसमें एक और आ जाएगा। तो एक्चुअल में 2 तो इसमें हो जाएंगे और एक इसमें हो जाएगा, तो इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो O2- का भी जहाँ मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटॉन में √3 या 1.73 आ जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो क्लोरीन है वो -1 में, तो 2 क्लोरीन पे -2 है,
तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 होगा। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है तो कॉपर पे +2 होगा, और कॉपर जो +2 होगा वो 3D9 हो जाएगा। 3D9 है, अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवा दे, फिर भी जो है एक्चुअल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। तो इसका भी जो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो √3 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने से ये पूछा है कि भाई मेटेलिक जो सोडियम है वो इनमें से नॉर्मली किसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये जो मेटेलिक सोडियम है ये एक्चुअल में ऐसी स्पीसीज के साथ रिएक्ट करता है जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन है, और एक्चुअल में ऐसी स्पीसीज के साथ रिएक्ट करके ये H2 रिलीज करता है। तो जो फर्स्ट अपने को ऑप्शन दे रखा है दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्सरी ब्यूटाइल जो अल्कोहल है उसमें एक हाइड्रोजन O से अटैच्ड होगी, और ये जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है वो एक्टिव है, इसके साथ जो है सोडियम रिएक्ट करके H2 रिलीज कर देगा। ये जो ब्यूट 2 आइन है वो एक्चुअल में ऐसा सा होगा C ट्रिपल बॉन्ड C। एक्चुअल में इसमें जितनी भी हाइड्रोजन है वो कार्बन से अटैच्ड है, और वो जो हाइड्रोजन है वो जहाँ वो एक्चुअल में एक्टिव नहीं है, सोडियम उन हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्ट करके H2 रिलीज नहीं करेगा। लेकिन जो इथाइन है ये एक टर्मिनल एल्काइन है, और टर्मिनल एल्काइन में जहाँ वो ये हाइड्रोजन कार्बन से तो अटैच्ड है बट ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन के साथ सोडियम रिएक्ट करके H2 रिलीज कर सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलेटिवली ज्यादा एसिडिक होगी इन कंपैरिजन टू ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस ब्यूट 2 आइन में। ठीक है, अगेन जो है वो गैसेस अमोनिया में भी जो है वो नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है जिनको हम लोग एक्टिव बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में जो है वो ये ब्यूट 2 आइन ही एक ऐसा स्पीसी है जिसके साथ मेटेलिक सोडियम जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जिसमें कि आपने को एक स्पीसी दे रखी है, और ये जो स्पीसी है इसकी रिएक्शन हम लोग KOBr से करवा रहे हैं तो A बन रहा है, और सेम ही स्पीसी है जिसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा रहे हैं और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस या H3O+, तो फिर जहाँ एक प्रोडक्ट बन रहा है B। तो अपने से जहाँ एक्चुअल में इसमें यही पूछा है कि A और B जहाँ मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो ये जो रिएक्शन है उसमें तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि KOBr की जगह मैं जहाँ एक्चुअल में Br2 + KOH भी लिख सकता हूँ, और ये जहाँ वो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, ये एमाइड है जो कि Br2 + KOH के साथ रिएक्शन करके सिंपल प्राइमरी अमीन देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ वो एक्चुअल में ये जो CO है वो हट जाएगा, और सिंपल जहाँ वो इस बेंजीन से NH2 लग जाएगा, सिंपल प्राइमरी अमीन बन जाएगी। ये जहाँ वो एमाइड का रिडक्शन है, और एमाइड के रिडक्शन से जहाँ वो अपने को सिंपल CH2 NH2 मिल जाएगा, मतलब ये बेंजीन रिंग एज इट इज है और CH2 NH2 मिल जाएगा। तो हम लोग ध्यान से देखें तो यही पूछा इन द अबव रिएक्शन प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B रेस्पेक्टिवली। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें देखो तुम तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड से जहाँ वो ये एक्चुअल में NH2 मिल जाएगा, और यहाँ पे जो CONH2 था उसका रिडक्शन होकर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से CH2 NH2 मिल जाएगा। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ऐसा कहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें कि Cl- और क्रोमेट आयन दोनों ही प्रेजेंट है, और उसमें अपन ऊपर से AgNO3 धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। ये एज्यूम करें कि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है AgNO3 के ऐड करने से। हमें AgCl और Ag2CrO4 के KSP दे रखे हैं, और कुछ स्टेटमेंट है जिसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे पहला स्टेटमेंट है कि AgCl पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा बिकॉज इट्स KSP इज हाई, Ag2CrO4 जो पहले हो जाएगा क्योंकि अमाउंट ऑफ Ag+ नीडेड इज लो, है ना। AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा फर्स्ट क्योंकि इसके लिए जो Ag+ चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए वो लो है। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, हम लोग जहां वो इसको सोल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें ये गिवन है कि भाई तुम्हारे पास Cl- और ये जो क्रोमेट आयन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन C है, और ऊपर से तुम AgNO3 ऐड कर रहे हो, और ये जो अपने को दोनों इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं AgCl और Ag2CrO4 इनके KSP गिवन है। तो हम लोग ध्यान से देखें कि AgCl के प्रेसिपिटेशन के लिए कितना Ag+ रिक्वायर्ड होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- और विच इज 0.1, इट शुड बी ग्रेटर देन देयर KSP, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि Q शुड बी ग्रेटर देन KSP। तो जैसे ये जो Q है उसकी वैल्यू KSP से ज्यादा होगी, वैसे ही AgCl का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो Ag+ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अपने पास ये आ जाएगी कि इट शुड बी ग्रेटर देन 1.7 × 10⁻⁹। इससे ज्यादा Ag+ जैसे ही तुम इसमें डाल दोगे वैसे ही AgCl का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा।
यदि हम Ag2CrO4 की बात करें तो Ag2CrO4 के लिए ये जो क्वांटिटी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4 टू माइनस 10 की पावर माइनस 3 है, इट शुड बी ग्रेटर देन इट्स Ksp विच इज 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, तो यहां से जहां वो एक्चुअल में तुम ऐसे कह सकते हो कि ये 10 की पावर माइनस 9 हो गया, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इट शुड बी ग्रेटर देन 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9। और यहाँ से Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की बात करो तो इसको जहां वो 19 इंटू 10 की पावर माइनस 1, या मैं ऐसे कह सकता हूँ इट शुड बी ग्रेटर देन रूट 19 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ऐसा आ जाएगा। तो Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेशन तब स्टार्ट होगा जब Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये रीच करेगी, और जो AgCl है उसका प्रेसिपिटेशन तब स्टार्ट हो जाएगा जब Ag प्लस 10 की पावर माइनस 9 के आसपास होगा। इसका मतलब AgCl के प्रेसिपिटेशन के लिए Ag प्लस जो रिक्वायर्ड है वो कम है, तो पहले जो है वो AgCl का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम Ag प्लस की अमाउंट पे ही AgCl का प्रेसिपिटेशन हो सकता है। उसके बाद हम लोग और AgNO3 ऐड करेंगे, धीरे धीरे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 9 से 10 की पावर माइनस 5 को अप्रोच करेगी, तब जाके Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तो इसमें जो अपने को ये ऑप्शन दे रखा है कि भाई AgCl का प्रेसिपिटेशन पहले होगा, क्योंकि Ag प्लस जो AgCl के प्रेसिपिटेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो लो है, वो अपने लिए राइट चॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जिसमें कि एक अपने को कंपाउंड दे रखा है जिसकी रिएक्शन KOH और H प्लस डेल्टा से करवा रखी है। फर्स्ट स्टेप में बेस यूज किया, देन H प्लस डेल्टा। तो ध्यान से तुम देखो तो एक्चुअल में जहाँ ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कुछ कीटो और कुछ एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हम लोग किसी बेस से करवाते हैं तो आइदर कैनिजारो और एल्डोल रिएक्शन हो सकती है। बट यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसमें जो कीटो ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप है उनके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कैनिजारो की बजाय एल्डोल ही होगी। दूसरा ये भी देख सकते हो कि एक्चुअल में जहां इसमें एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा कीटो और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो जो एल्डोल होगी वो भी इंट्रामोलिकुलर ही होगी, है ना। एल्डोल जो रिएक्शन है उसमें फर्स्ट स्टेप जो अपना होता है उसमें जहां वो बेस एक अल्फा हाइड्रोजन को, मतलब कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके एक एनाइन बनाता है, और वो एनाइन जो है फिर उस एल्डिहाइड या कीटो पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है। तो यहाँ पे यदि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगी तो अपने को ये देखना है कि कौन सा जो कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप है उसका तो अल्फा हाइड्रोजन बेस ले जाएगा और एनाइन बनाएगा वो, और फिर वो एनाइन जो है वो कौन से एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा। तो एक चीज अपने को पता होनी चाहिए कि एल्डिहाइड्स आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो डेफिनेटली जहां वो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा, मतलब इस पे जहां वो जो बेस है वो अल्फा हाइड्रोजन लेके जो एनाइन बनाएगा वो इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। तो इसका मतलब इस एल्डिहाइड पे तो अटैक होगा, बस अपने को ये देखना है कि इन दोनों में से ये जो कीटो है और ये जो कीटो है, इन दोनों में से कौन सा कीटो जहां वो अपना अल्फा हाइड्रोजन देगा, मतलब किस कीटो के अल्फा पोजीशन पे एनाइन बनेगा। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो कीटो है इसके इस अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग यदि एनाइन बनाए यहाँ पे, और फिर जहां इसका अटैक हम इस कार्बन पे करवाएं इस एल्डिहाइड वाले पे, तो एक्चुअल में 1 2 3 और इसका एक कार्बन 4, मतलब 4 मेंबर्ड, मतलब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी जो कि अनस्टेबल होगी। तो एक्चुअल में इस कीटो के रेस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन से तो एनाइन नहीं बनेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन से एनाइन बनेगा। ठीक है, और इसका तुम देख सकते हो कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये निकल के एनाइन बने और ये फिर उस सी पे अटैक करे, तो एक्चुअल में यहां से जो बनेगा उसकी बजाय यहां से जो रिंग बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहां से जो है एक्चुअल में ये एनाइन इस कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब ये जो एल्डिहाइड है वो ऐसा सा होगा C और एक बॉन्ड इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो इस पे जो है एक्चुअल में ये एनाइन अटैक करके इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर देगा। तो ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और CO- हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो ऐसा सा होगा कि यहाँ पे पहले एक 6 मेंबर्ड रिंग ऑलरेडी है, ठीक है, और इससे जो है वो यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग ऐसे बन जाएगी। ठीक है, और ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसमें यदि इसको मैं कार्बन 1 कहूं तो ये जो है वो एल्डिहाइड वाला कार्बन है जिसपे कि O- है जो कि फर्दर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
फिर जहाँ वो नेक्स्ट ये जो C है उससे ये C जुड़ा हुआ है जो एनाइन था, और उसके पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और उसके बाद ये फाइनल कार्बन है, और इसमें जो है डेफिनेटली यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो एक्चुअल में एल्डोल कंडेंसेशन का स्टेप है कि यहाँ से जो है वो H प्लस डेल्टा करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग H प्लस डेल्टा करेंगे, तो यहाँ से E1CB मैकेनिज्म से जो है वो एलिमिनेशन हो जाता है, और ये OH और ये H निकल के यहाँ से जो है वो एल्कीन बन जाती है। तो यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला H और ये OH निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और वही अपना जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और उससे इस कार्बन से जो है वो एक दूसरी साइक्लोहेक्सेन रिंग जुड़ी हुई होगी, जिसके इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड O होगा, और यहाँ पे जो है वो एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, आ जाएगा, ये H और ये OH एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा सा अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यदि हम इन ऑप्शंस को देखें, लेट्स सी, तो ये जो अपना ऑप्शन सेकंड है जिसमें कि एक्चुअल में यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना हुआ है, यही जो है वो अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सरफेस केमिस्ट्री से है, जिसमें एक कैटालिसिस वाला सेक्शन होता है, जिसमें हमें एंजाइम्स के बारे में ऐसा पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है कि एंजाइम्स वर्क एज कैटलिस्ट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम जहाँ वो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी डेफिनेटली जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके जहाँ वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, और ये जो है वो एक्चुअल में नॉर्मली जो हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उनमें जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी बजाय ये जो है वो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड वाला कि एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक फॉर ए रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, ये गलत बात है। जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक एंजाइम यदि कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो हो सकता है वो एंजाइम किसी दूसरी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं करता। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक, डेफिनेटली ये भी ट्रू है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये भी ट्रू है। तो अपने लिए जो है वो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और वही जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने को नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है इन स्पीसीज में। तो तुम ध्यान से देखो तो जो NO2 माइनस है उसका ऐसा सा शेप होता है, सेंट्रल जो एटम है और उसके चारों ओर 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो NO2 प्लस है, तो NO2 प्लस का ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन पे प्लस है, इसके चारों ओर नाइट्रोजन पे कोई लॉन पेयर नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। NH4 प्लस है, तो ये अमोनिया और H प्लस से मिलकर बना, तो ऐसा सा कुछ होगा, नाइट्रोजन पे प्लस होगा, इसके चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेटलर्जी का क्वेश्चन है, जिसमें अपने को 2 मेटलर्जिकल प्रोसेस दे रखे हैं। एक में जिंक कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं जिससे कि ZnO प्लस CO2 मिल रहा है, और दूसरे में जो जिंक का ही और है ZnS, इसकी जो है रिएक्शन हम लोग O2 से करवा रहे हैं जहाँ से ZnO प्लस SO2 है। तो आपने से पूछा है कि भाई इन ऑप्शंस में से कौन सा, मतलब द करेक्ट ऑप्शन ऑफ नेम्स गिवन टू देम रेस्पेक्टिवली इज, कि A रोस्टिंग है, B कैल्सिनेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने को पता होना चाहिए कि जो कैल्सिनेशन है वो नॉर्मली जो हम लोग कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज करते हैं, उनको जो हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एयर, जिससे कि ये जो कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होकर ऑक्साइड और CO2 दे देते हैं, और फिर ये जो ऑक्साइड है इसका हम लोग कार्बन रिडक्शन या कोई और रिडक्शन करके जो वो मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं, और देन उस मेटल की हम लोग रिफाइनिंग कर लेते हैं जहां से अपने को प्योर मेटल मिल जाता है। बट इसके अपोजिट जो हम लोग रोस्टिंग में क्या करते हैं, रोस्टिंग जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं, और सल्फाइड ओर्स को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं स्ट्रांगली, जिससे कि वो जो सल्फाइड है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, देन उस ऑक्साइड का हम लोग जो रिडक्शन करके मेटल और मेटल की रिफाइनिंग से प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो बी वाला है वो रोस्टिंग है, और ए वाला जो है वो क्या है, कैल्सिनेशन है। तो हम लोग ध्यान से देखें तो ए इज कैल्सिनेशन एंड बी इज रोस्टिंग, जो सेकंड ऑप्शन है वो अपने लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बायोमोलिकुलर एंड पॉलीमर्स है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फैक्ट है, अपने को पता होना चाहिए कि बेकेलाइट जो है वो किसका क्रॉस लिंक पॉलीमर है, फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा सब्सटेंस अपने को बताना है व्हिच इज नोवोलैक। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें NaNO2HCl की रिएक्शन इस कंपाउंड से करवाई है, जो कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, और यहाँ से जो है वो ए जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा
और वो एक्चुअल में इसका डाइएजोनियम सोल्ट बन जाएगा, जो कि कुछ ऐसा सा होगा। N2 प्लस Cl माइनस SO3H। अब ये जो डाइएजोनियम क्लोराइड है वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि ये जो कंपाउंड है उसमें ये जो ग्रुप बेंजीन पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा जो है वो डायरेक्टिंग होगा। तो इसके पैरा पोजीशन पे ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डाइएजो कपलिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्चुअल में जहाँ वो इसके पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है SO3H N डबल बॉन्ड N, और वो इस कंपाउंड के पैरा पोजीशन पे यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, खूब फेमस रिएक्शन होती है डाइएजो कपलिंग, अपने को नॉर्मली आनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें अपने से पूछा कि कैरियस मेथड में हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में। तो एक्चुअल में ये जो कैरियस मेथड होता है उसमें हैलोजन कंटेनिंग सब्सटेंस को हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3, इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3। और इससे क्या होता है कि एक्चुअल में AgNO3 की प्रेजेंस में आप हीट करोगे, AgNO3 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो उसमें जो हैलोजन है वो हैलोजन ऐसे AgCl या AgBr या AgI के फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और इसके फॉर्म में यदि हैलोजन प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो इस प्रेसिपिटेट का जो है वो हम लोग मास मेजर कर लेंगे, या इस प्रेसिपिटेट के जो मास है उसको हम लोग मेजर कर लेंगे, और इस प्रेसिपिटेट के मास से फिर अपने को इसमें मिलने वाले हैलोजन का मास आ जाएगा। और हैलोजन का मास आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे हैलोजन का मास अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू 100, उससे हैलोजन का परसेंटेज अपने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो कैरियस मेथड है इसका यही एम होता है कि हम लोग जहाँ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, इन सब का जहाँ वो एस्टिमेशन कर पाएँ। तो कैरियस मेथड एक्चुअल में हैलोजन को एस्टिमेट करने का मेथड होता है, ऐसे ही एक ड्यूमा, जेल्डाल, ये सब मेथड्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपने से ये पूछा है कि बेंजीन नाइट्रेशन पे नाइट्रोबेंजीन देता है इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड H2SO4 मिक्सचर। तो उसमें से कौन सा एसिड की तरह एक्ट करता है और कौन सा बेस की तरह एक्ट करता है। तो हम लोग देखें तो बेंजीन का जो नाइट्रेशन होता है उसमें एक्चुअल में जहाँ वो बेंजीन प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 प्लस, और यहाँ से जहाँ वो एक्चुअल में नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। तो ये जो HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर है वो अपने लिए एक्चुअल में इस NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। तो ये कुछ इस तरीके से जनरेट होता है कि ये जो HNO3 है ये HNO3 है वो एक्चुअल में H2SO4 से H प्लस लेता है ना, ये H2SO4 से आता है ये H प्लस, और ये जो H प्लस है वो एक्चुअल में जो वो ऐसे मान लो जैसे कि ये जो HNO3 है वो इसको ले लेता है। तो इसमें हुआ क्या कि H2SO4 ने H प्लस दिया और HNO3 ने H प्लस एक्सेप्ट किया। तो HNO3 तो जो है वो एक्चुअल में बेस की तरह बिहेव कर रहा है और H2SO4 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये H प्लस लेके ये ऐसा सा स्पीसी बना लेगा HOH, और इस पे प्लस आ जाएगा और ये N डबल बॉन्ड O, और फिर जहाँ हो यहाँ से ये H2O निकल जाएगा और यहाँ से NO2 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल अपना जनरेट हो जाएगा। तो ये जो HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर है वो अपने लिए NO2 प्लस को जनरेट करने का सोर्स है। ठीक है, और इस प्रोसेस में ये जो अपना HNO3 है वो एक्चुअल में जहाँ वो बेस की तरह बिहेव करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है और H2SO4 H प्लस डोनेट करता है जो कि एसिड की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ वो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें कि अपने को सही चॉइस गिवन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म है, जिसमें अपने को ये पूछा है कि कौन सा मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको तुम देखो तो ये मतलब C6H5 CH2 CH2OH और C6। एक्चुअल में यहाँ पे OH की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे जो है OH की पोजीशन चेंज हो गई। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो एक्चुअल में पोजीशन आइसोमर्स हो गए। जो सेकंड वाला है
उसको तुम ध्यान से देखो तो सेकंड वाले में जहाँ वो एक्चुअल में ये 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कीटोन जो है वो यहाँ पे 1 2 3 थर्ड पे और यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ पे, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला है वो एक दूसरे के मेटामर्स हैं, क्योंकि इस कीटोन के इस साइड में और इस साइड में जो एल्काइल ग्रुप है उसका नेचर चेंज हो गया है। पहले कीटोन में इस साइड में जो एल्काइल ग्रुप था उसमें 2 कार्बन थे और अब की बार जहाँ वो इस साइड में जहाँ वो एक्चुअल में 3 कार्बन है। मेटामेरिज्म वो फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं जो पॉलीवैलेंट होते हैं, ठीक है। तो कीटोन जहाँ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जिसके दोनों तरफ से जहाँ वो कार्बन चेन जुड़ सकती है। ये जो थर्ड वाला एग्जांपल है वो सिंपल जहाँ वो पहले 1 2 3 4 5 सिंपल जहाँ वो नॉर्मल पेंटेन है और ये जहाँ वो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। तो यहाँ पे जहाँ वो एक्चुअल में मेन चेन की लेंथ अलग अलग है, तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट वाले में एक्चुअल में 1 और 2 और C6H5, इन दोनों में तो एक्चुअल में जहाँ वो नंबर ऑफ कार्बन ही अलग अलग है। इसमें C6H5 के अलावा 2 कार्बन है, इसमें C6H5 के अलावा 3 कार्बन है, तो इनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तो फोर्थ वाले तो आपस में आइसोमर्स हो ही नहीं सकते, वो तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। सेकंड जहाँ वो उसके दोनों गिवन कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, मेटामर्स हैं, ठीक है। वैसे तुम सेकंड वाले को पोजिशनल आइसोमर्स भी बोल सकते हो, ऐसा लगता है। ये जहाँ वो 4 5 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये जो है वो हैप्ट 1 2 3 3 ओन है और ये जो है 1 2 3 4 ओन है, ठीक है। लेकिन जब पोजीशन और मेटामेरिज्म दोनों होती हैं तो हम लोग मेटामेरिज्म को जहाँ वो तवज्जो देते हैं, हम लोग यही कहते हैं कि वो दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स। या मान लो सपोज जहाँ वो हम लोग बाकी ऑप्शंस को देखें तो बाकी ऑप्शंस में तुम एकदम क्लियर हो कि ये दोनों हो नहीं सकते, ये दोनों चेन है और ये दोनों जहाँ पोजीशन है, यहाँ पे मेटामेरिज्म हो नहीं सकती, तो फिर यही जहाँ वो अपना राइट चॉइस होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने से रिएक्टिविटी पूछी है। ये जो अपने एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनकी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। तो इनकी जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है उसमें एक्चुअल में कोई भी जो एसिड डेरिवेटिव होता है, जैसे RCO और यहाँ पे लेट से G लगा हुआ हो, तो इनकी जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है उसमें जहाँ वो हम लोग ये कह सकते हैं कि H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये यहाँ अटैक करता है और ये इधर आ जाता है, ठीक है। फिर जहाँ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे O माइनस है और ये G है और यहाँ पे ये OH अटैच हो जाएगा और ये O माइनस फिर जहाँ यहाँ के G को निकाल देगा, ठीक है। तो नॉर्मली जहाँ वो ये SN2TH रिएक्शंस होती हैं, तो अपने को यही देखना है कि हाइड्रोलाइसिस के टुवर्ड्स इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर या इनकी SN2TH रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो ही डेफिनेटली अपना आंसर हो जाएगा। तो ये जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं इनमें हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो SN2TH रिएक्शन होती है उसमें ये जो G निकलता है, ये जो G ग्रुप निकलता है, वो G ग्रुप की लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे भी रेट डिसाइड कर सकते हो कि G जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रेट उतनी ज्यादा होगी। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो कार्बन है उस पर जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा इस रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे देखें तो Cl माइनस है और जो एनहाइड्राइड है उसमें O माइनस COR है और जो एस्टर है उसमें OR माइनस है और जो एमाइड है उसमें NH2 माइनस है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि Cl माइनस O माइनस N माइनस और O माइनस, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है F माइनस फिर Cl माइनस। F माइनस से ज़्यादा स्टेबल Cl माइनस है और हम लोग यदि इधर O माइनस आए और फिर N माइनस आए तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि N माइनस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो है वो सबसे कम स्टेबल है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं Cl माइनस O माइनस और N माइनस में से Cl माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर O माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल है और इन दोनों में से O माइनस में से ये O माइनस एक्चुअल में यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, तो ये O माइनस इस OR माइनस से ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि Cl माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, देन ये RCO माइनस होगा, देन ये OR माइनस होगा और देन NH2 माइनस होगा। तो जो इनकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर है वही जो है वो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि एक्चुअल में यहाँ पे G जो है वो NH2 होगा ना, तो उसका प्लस M बहुत ज़्यादा होगा,
और NH2 का प्लस M बहुत ज्यादा होगा तो इस कार्बन पे डेल्टा प्लस कम होगा, और इस कार्बन पे डेल्टा प्लस कम होगा तो इस न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो डिफिकल्ट होगा। इसीलिए जो है वो एमाइड्स न्यूट्रल मीडियम में भी हाइड्रोलाइज होते नहीं है। एमाइड्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम लेना पड़ता है, जबकि अपने RCOCl बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जो कि न्यूट्रल मीडियम में भी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। इनफैक्ट एस्टर और ये एनहाइड्राइड भी न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, बट एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हमने पढ़ा होगा एसिड कैटालाइज एंड बेस कैटालाइज, तो वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक्चुअल में जहाँ वो इसका न्यूट्रल मीडियम में जो हाइड्रोलाइसिस है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, तो हम लोग एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम लेके इसके हाइड्रोलाइसिस को कैटालाइज करवाते हैं। ठीक है, तो वो या तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा प्लस के बेसिस पे देख लें या इनकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे देख लें। और अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है जो कि लीव करने के बाद कुछ स्टेबल आयन या स्टेबल स्पीसी में कन्वर्ट होता है। तो इन आयंस की स्टेबिलिटी देख ले, वही जहां वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा और वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए हो जाएगा, देन बी हो जाएगा, और देन जहां सी, देन डी। तो फर्स्ट विल बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट देखो, अपने से ऐसे बोला है कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Fe2+ के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में अपने को इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो जो Fe2+ है वो एक्चुअल में 3d6 होता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये तुम्हारे यहाँ पे T2z ऑर्बिटल्स होते हैं और ये EZ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाके यहीं आ जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करेंगे तो इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो तुम ऐसे बोल सकते हो इसका जो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें Cu2+ की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन से क्या बनता है, ये अपने से पूछा है। तो Cu2+ और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करते हैं तो ये एक बहुत फेमस रेडॉक्स रिएक्शन होती है जो कि एक्चुअल में आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी खूब काम में आती है। तो यहाँ से जहाँ वो एक्चुअल में कॉपर 2+ Cu+1 में रिड्यूस हो जाता है और I- I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ से जहाँ वो कॉपर +1 वाला स्पीसी बनता है या तो Cui बनता है या हम लोग इसको Cu2I2 भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे जहाँ वो एक्चुअल में 3 और 4 दोनों ही जहाँ वो राइट ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल आंसर एनटीए ने तो ये Cu2I2 दिया है क्योंकि नॉर्मली जहाँ लिटरेचर में यही लिखा होता है, लेकिन Cu2I2 और Cui दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है कि भाई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन डाई हाइड्रोजन का सबसे बड़ा कौन सा है। तो एक्चुअल में जहाँ वो हाइड्रोजन की हेल्प से अपन अमोनिया बनाते हैं हैबर प्रोसेस में N2+H2 से अमोनिया, तो एक्चुअल में अमोनिया के सिंथेसिस में इसका सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जिसमें अपने को एक कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन जहाँ वो C6H5COO2O2 HBr से करवा रखी है। ठीक है, तो ये जो स्पीसी है वो एक्चुअल में परऑक्साइड है। ठीक है, और परऑक्साइड और HBr जैसे हम किसी एल्कीन की रिएक्शन R2O2 HBr से करवाएं, R2O2 HBr से कराएं तो इसको हम लोग परऑक्साइड इफेक्ट या जहाँ वो इसको हम लोग परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें जहाँ वो एक्चुअल में HBr का इस एल्कीन में एडिशन होगा, बट वो एडिशन MK रूल या मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेगा, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होने का मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उसमें जहाँ वो पहले इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होकर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे फिर Br ऐड होना चाहिए, नॉर्मल HBrCCl4 होता तो। लेकिन जहाँ वो एक्चुअल में R2O2 HBr लोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, मतलब ये जो तुम्हारा ये जो कार्बन है उस पे Br ने ऐड होके इस पे होगा, मतलब जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उस पे नेगेटिव वाला पार्ट ऐड होगा। तो यहां से जहां वो हमें ये स्पीसी मिलेगी Br और ये Br यहां ऐड होगा। ठीक है, और H जहां वो डेफिनेटली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो H यहाँ पे ऐड होगा तो उसको तो शो करने की जरूरत नहीं है, करो तो ये लो यहाँ पे H शो कर दो और उसको H। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन फिर जो है सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन COF2 से करवा रखी है। इसकी रिएक्शन हमें किससे करवा रखी है? COF2 से। तो एक्चुअल में COF2 से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये एक अल्काइल हैलाइड टाइप है, ये यहाँ पे एराइल हैलाइड है, यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो कि सिंपल जहाँ एलिफेटिक हैलाइड है।
तो ये जो COF2 है उसकी रिएक्शन हम लोग किसी हैलाइड से करवाएं तो वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, SN2 टाइप रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन शो करेगा, जिसमें कि ये जो Br है वो F से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मतलब ये जो COF2 का F है वो उस Br को सब्स्टिट्यूट करेगा, इस Br को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एराइल हैलाइड है और ये जो है वो SN रिएक्शंस नहीं देते, ना तो SN1 ना SN2। तो तुम ऐसे कह सकते हो कि एक्चुअल में बस लास्ट में जो है वो ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा, ये वाला जो ब्रोमीन है उसकी जगह फ्लोरीन आ जाएगा, तो फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन बी है जिसमें अपने को ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में सिंपल मोल कॉन्सेप्ट जैसा सा सवाल है कि 4 ग्राम ऑफ इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3। तो यदि दोनों का इक्वीमोलर मिक्सचर है तो तुम एक काम कर लो कि ऐसे मान लो लेट से कि तुमसे ऐसा पूछा है कि x ग्राम ऑफ NaOH एंड y ग्राम ऑफ Na2CO3। तो NaOH का यदि x ग्राम मान लोगे तो x अपॉन NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 40 हो जाएगा, तो ये NaOH के मोल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू जो Na2CO3 है उसका जो मास है वो 4 माइनस x हो जाएगा डिवाइड बाई Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास 106 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों के मोल आ गए, इनको इक्वेट कर दो, तो यहाँ से जहाँ वो हम लोग कह सकते हैं कि 106 इज इक्वल्स टू 160 माइनस 40x, तो ये जहाँ वो हो जाएगा 146x इज इक्वल्स टू 160। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 160 अपॉन 146। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अपने को डेफिनेटली जो आंसर है वो नियरेस्ट इंटीजर में देना है, तो हम समझ सकते हैं कि ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इनफैक्ट 1.5 भी नहीं आएगा, 1.5 से कम ही आएगा, तो डेफिनेटली जो है वो नियरेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, तो 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में उसका एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम तो इसी पेपर में जो है वो अपने को सेक्शन ए में पूछ लिया है और थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे पूछ लिया। वहाँ पे भी मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो कैरियस मेथड है इसका यूज़ हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन का अमाउंट क्या है या हेलोजन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में करते हैं। और एक्चुअल में ये जो मेथड होता है उसमें होता क्या है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन हम लोग फ्यूमिंग HNO3 के साथ AgNO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हेलोजन है वो AgX के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। वो जो प्रेसिपिटेट है उसको हम लोग ड्राई कर लेते हैं, उसके मास को हम लोग मेजर कर लेते हैं और उसका अपने को मास आ गया तो उसमें प्रेजेंट हेलोजन का मास आ जाएगा और उस प्रेसिपिटेट में जो हेलोजन का मास होगा वही हेलोजन का मास ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, तो हम लोग कहेंगे कि हेलोजन का मास डिवाइड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100, उससे उसका परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को ऐसा बोला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.15 ग्राम है और वहाँ से प्रेसिपिटेट का 0.2397 मिला है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि AgBr का मास यदि 0.2397 है तो डिवाइड बाई AgBr का मॉलिक्यूलर मास विच इज 108, तो सिल्वर का 188 हो गया, तो ये AgBr के मोल हो गए और जितने AgBr के मोल हैं उतने ही उसमें प्रेजेंट ब्रोमीन के मोल होंगे, तो ये ब्रोमीन के भी मोल हो गए और इंटू 80 करोगे तो ये ब्रोमीन का मास हो जाएगा, है ना, Br का मास हो जाएगा। तो ये AgBr में Br का मास है और जितना AgBr में Br का मास होगा वो पूरा का पूरा Br उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ब्रोमीन का मास हो गया डिवाइड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.15 है इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से जहाँ वो एक्चुअल में वैल्यू 68 आ जाएगी, तो 68 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने से ये पूछा है कि NiCl2 को हमने एक्सेस ऑफ सोडियम साइनाइड के प्रेजेंस में हीट किया, strong oxidizing agent to form this and the total change in number of unpaired electron on metal centers। तो तुम्हारे पास aqueous solution of NiCl2 था, ठीक है, और इसको हमने एक्सेस ऑफ सोडियम साइनाइड के साथ हीट किया और ये बना NiCN6 तो यहाँ पे जो निकल है वो +2 में है और निकल +2 का मतलब 3d8 है और 3d8 है, इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। अब तुम यदि इसका एक्वस सॉल्यूशन मान रहे हो तो ऐसा भी कह सकते हो कि ये ऐसा भी कुछ रह सकता है NiH2O6 और ये Cl2, तो इसमें भी वही बात होगी, निकल जो है वो +2 में होगा और H2 एक वीक लिगेंड है, तो H2 यदि वीक लिगेंड है निकल +2 में है तो ऐसा सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये अपने T2Z ऑर्बिटल्स और ये EZ ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और जैसे ही NiCN6 2- बन जाएगा तो यहाँ पे Cn पे 6 नेगेटिव है, ओवरऑल यदि 2 नेगेटिव है तो इसका मतलब निकल पे +4 होना चाहिए, तो इसमें निकल +4 में है, और निकल +4 में होगा तो एक्चुअल में 3d6 हो जाएगा, और 3d6 हो जाएगा और Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे वाले T2z ऑर्बिटल्स में ही फिल हो जाएंगे और वो सब पेड होंगे, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचेगा। ऐसा सा इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो जो चेंज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने को एक सॉल्यूशन दे रखा है Cl- का, और कहा है कि भाई मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ Cl- रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट ए नेगेटिव सोल इन 1 आवर, ठीक है। और ये पूछा है कि भाई कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है Cl- आयन की। तो देखो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो ही गलत है। इसमें दिक्कत ये है कि नेगेटिव सोल को कोगुलेट करने के लिए अपने को पॉजिटिव आयन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और पॉजिटिव सोल को कोगुलेट करने के लिए हम लोग नेगेटिव आयन का यूज करते हैं। तो ये Cl- जो है वो इस नेगेटिव सोल को जहाँ वो एक्चुअल में कोगुलेट ही नहीं कर पाएगा, तो इस प्रॉब्लम का कोई मीनिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी ए बोनस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने से बोला है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इसमें PCl5 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल 50 से 10 रिड्यूस होने में 120 मिनट लगते हैं। तो रेट कांस्टेंट पूछा है इस रिएक्शन का, समथिंग x × 10⁻², और x की वैल्यू है। तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का k × t, और t जो है वो अपने को 120 दे रखा है, इज इक्वल टू 2.303 log C0 which is 50/Ct which is n। तो यहाँ से जो है वो k इक्वल टू आ जाएगा 2.303/120, और ये जो है वो log 5, ठीक है। हम log 5 की जो वैल्यू है वो 0.7 पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो जो वैल्यू है वो समथिंग 1.34 आना 13 × 10⁻² के आसपास आ जाएगी मिनट इनवर्स में। तो अपने लिए ये x की वैल्यू हो जाएगी, और हम लोग नियरेस्ट इंटीजर की बात करें तो ये जो x है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1.34 के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने को A और B दो वॉलेटाइल लिक्विड है जिनके वेपर प्रेशर गिवन है, और A और B को हम लोग इसलिए इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं कि मिक्सचर में A का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, तो B का मोल फ्रैक्शन पूछा है अपने से वेपर फेज में। तो पहले तो हम लोग P टोटल निकाल लें, PA0 x है, तो PA0 जो है वो अपने को 90 दे रखा है, और A का मोल फ्रैक्शन अपने को लिक्विड मिक्सचर में 0.6 दे रखा है, प्लस PB0 x भी विच इज 15 × 0.4। तो ये जो है वो 54 हो जाएगा, और ये 60 आ गया है, ठीक है, P टोटल। और वेपर फेज में B का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, B का पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर तो 60 है और B का पार्शियल प्रेशर 15 × 0.4 है विच इज 6, तो यहाँ से 0.1 आ जाएगा। और अगले ने क्या कहा है कि इसका यदि मोल फ्रैक्शन x × 10⁻⁻1 है, तो ये 1 × 10⁻⁻1 हो गया, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने से ये कहा है कि पोटेशियम क्लोरेट है जिसको हम लोग KCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से बेसिक मीडियम में जहाँ वो प्रिपेयर करते हैं, और ऐसा सा अपने को बैलेंस रिएक्शन दे रखा है, और करंट ऑफ x एम्पियर हमने पास किए 10 R तक, जिससे कि 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट अपने को मिल गया है, ठीक है, और x की वैल्यू पूछिए। तो बहुत सिंपल है, तुम ऐसे कह दो कि ये पोटेशियम क्लोरेट है ना, तो इसका 1 मोल यदि ऑब्टेन होगा तो हमें 6 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पास करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल जो है वो हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को एक प्रोडक्ट मानते हुए है ना, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इनकी अमाउंट्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 मोल ClO3- ऑब्टेन करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज अपने को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे जो है वो KClO3 जो प्रोड्यूस करना है वो 10 ग्राम प्रोड्यूस करना है, तो KClO3 के जो मोल होंगे वो 10 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास विच इज 122.6, ये मोल्स ऑफ KClO3 है, और जितने मोल KClO3 हमें प्रोड्यूस करने हैं उसका 6 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मोल, तो इतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज अपने को पास करना पड़ेगा। तो ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनटू तुम 96,500 करोगे, इंटू 96,500 करोगे, सॉरी 9600
96,500 करोगे तो यहाँ से जो है वो चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे या 96,500 कूलम होता है। तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए इसको हम लोग 1 फैराडे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चार्ज आ गया, ठीक है। और इस चार्ज को मैं करंट इंटू टाइम, करंट अगले ने बोला है कि x, और टाइम जो है वो 10 आर है, तो 10 आर का मतलब 10 इंटू 3600 है ना, हमने उस आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो है वो x की वैल्यू हम कह सकते हैं, और ये 6 से ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 नीचे आ जाएगा, 965 अपॉन 122.6 है ना, तो 122.6 और 965 है, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि 122 इंटू 6 करोगे तो ये लगभग जो है वो 600 और 732 ऐसा सा कुछ आ जाएगा, है ना, 740 के आसपास मान लो, और ये 965 है, तो 965 अपॉन 740 ऐसा करोगे तो डेफिनेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो इनफैक्ट 1.5 से कम ही होगा, और 1.5 से कम होगा तो तुम ऐसे कह सकते हो मतलब 1.3 के आसपास सा x की वैल्यू आएगी, तो डेफिनेटली जो है नियरेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। एग्जैक्टली अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अपना टाइम वेस्ट होगा, तो ऑफिशियल आंसर भी 1 है और अपना भी राइट जो आंसर है वो 1 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें कि अपने को फ्री एनर्जी चेंज दे रखा है एक रिएक्शन के लिए, और एंथैल्पी दे रखा है, एंट्रोपी पूछा है। तो बहुत सिंपल सा एकदम फॉर्मूला बेस्ड हो गया कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी जो है वो अपने को माइनस 49.4 किलो जूल है, विच इज 10 की पावर 3, और डेल्टा एच जो है वो अपने को 51.4 किलो जूल है, विच इज माइनस टी की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन है, और इनटू डेल्टा एस। तो यहाँ से हम लोग इजीली डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो 336 आ जाएगी, तो 336 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये कहा है कि डायमंड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखता है, जिसमें कि जो सी एटम्स हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है, जिसके 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो कार्बन एटम से ऑक्यूपाई होते हैं। तो अपने को डायमंड की एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा है। तो देखो एक्चुअल में जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि डायमंड में कार्बन ही कार्बन होते हैं, और हर एक जो कार्बन है वो एक्चुअल में 4 कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, और ये जो नेटवर्क है वो आगे एक्सटेंड करता रहता है। तो ये तो जहाँ वो एक नॉर्मल मैंने कनेक्टिविटी शो की है। बाकी अपन यदि 3 डायमेंशन में इसका इन कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट देखें तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो कार्बन एटम्स जो है वो एब्सिसी लैटिस बनाते हैं, और ये जो लैटिस है उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनके 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी कार्बन एटम्स होते हैं। तो यदि कार्बन ही एब्सिसी लैटिस बना रहे हैं तो एक यूनिट सेल जो होगा उसमें जो है वो 4 कार्बन होंगे, क्योंकि 6 तो फेस सेंटर्स पे हो जाएंगे और 8 कॉर्नर्स पे हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो एब्सिसी यूनिट सेल है उसमें एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, और उनके भी 50% में कार्बन है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि 4 कार्बन ऐसे होंगे जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होंगे। तो ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स वाले हैं, और ये जो है वो एब्सिसी यूनिट सेल के लैटिस पॉइंट्स वाले कार्बन है। तो टोटल जो है वो एक यूनिट सेल में 8 कार्बन एटम्स हो जाएंगे डायमंड के लिए। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें अपने से पूछा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ क्या होगी यदि हम उनको रेस्ट से एक पोटेंशियल डिफरेंस 40 किलोवाट से एक्सेलरेट करें तो, ठीक है। तो जो डी ब्रोई वेवलेंथ है उसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम यदि v पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से एक्सेलरेट करें तो वो q इंटू वी हो जाएगी, वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये सब जो वैल्यूज दे रखी हैं वो हम लोग पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और डिवाइड बाई रूट 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31।
इंटू चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपने लिए जो है 40 किलोवाट है, तो 40 इंटू 10⁻3। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से लगभग जो है 6.15 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो x की वैल्यू x इंटू 10⁻12 का मतलब x की वैल्यू 6.15 हो जाएगी और नियरेस्ट इंटीजर 6 हो जाएगा। अब देखो ये जो कैलकुलेशन है वो हम लोग कर नहीं सकते और ये कैलकुलेशन अपने को करनी भी नहीं है, इसीलिए जो है वो अपने को इस सेक्शन में 10 में से 5 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो डेफिनेटली ऐसे जो सवाल है जो देखने से ऐसे लगते हैं कि एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, अपने से हो जाएंगे, वो एक्चुअल में होंगे नहीं, अपना जो है वो टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये सवाल डेफिनेटली इसलिए दिए जाते हैं कि हम उनको छोड़ सकें, ना कि कर सकें।